हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है मोशन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं या फिर इनके ऊपर आपके क्वेश्चंस बेस होंगे। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया अच्छे से तो आपके एग्जाम में, आपके टर्म 1 एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हो और 40/40 मार्क्स आराम से ला सकते हो। पहला रूल कि आपको क्वेश्चन को करना कैसे। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और 1 मिनट 2 मिनट जितने भी आपसे टाइम लगे आपको उस पर टाइम लगाना है उस क्वेश्चन पे। पहले आपको खुद से सॉल्व करना है बेसिकली। जब आपसे खुद से सॉल्व ना हो तो उसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन जो आपको सॉल्यूशन बताऊंगा उसके बाद आपको देखना है। सेकेंड चीज़, इस वीडियो में मैंने 24 क्वेश्चंस लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके क्वालिटी क्वेश्चंस है। भले मैंने क्वेश्चंस कम लिए बट सारे क्वेश्चन आपके क्वालिटी क्वेश्चंस है। तो अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया तो आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप आराम से कर लोगे, इस बात की गारंटी मेरी है। तो आपको आराम से पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। तो यार पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आपको सही आंसर चूज करना है। तो उसका जो सही आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों भैया? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिनके पास डायरेक्शन भी होता है। तो ये तो आंसर सही है, ये तो हो नहीं सकता था। साथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो इसने क्या है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जो उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बिकॉज ये गलत स्टेटमेंट है बट आंसर हमारा सही है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ अ मूविंग बॉडी, कि मान लो कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, मतलब रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में, तो उस केस में कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा? या फिर डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस। क्या डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है डिस्टेंस से? या फिर ऑप्शन नंबर 4 कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन होगा डिस्टेंस से और बराबर भी हो सकता है। तो बताओ आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। वो उसके बराबर हो सकता है बट उससे कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों भैया? बिकॉज डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है हमारा टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस होता है हमारा टोटल पाथ लेंथ, कि भाई जो भी आपका मोशन हुआ है बेसिकली उसमें जो टोटल डिस्टेंस, जो टोटल लेंथ ट्रैवल हुआ है वो होता है डिस्टेंस। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो मान लो कोई भी जगह चल रहा हूँ तो उसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस क्या होता है? टोटल जो भी आपने चला है तो वो क्या होता है? डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा, कभी कम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? या तो बराबर होगा। बराबर किस केस में होगा भैया? अगर कोई स्ट्रेट मोशन हो रहा है, कोई रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है, स्ट्रेट मोशन, तो उसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा। जैसे मान लो कोई मोशन ऐसे हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसमें क्या देखो आपका इनिशियल पॉइंट भी यही है और आपका फाइनल पॉइंट भी यही है। तो देखो डिस्टेंस आपका टोटल होता है। डिस्टेंस मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है लेंथ वो है 5 मीटर, एग्जाम्पल ले लो। तो इसमें क्या रहेगा? आपका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट ये है। तो देखो ना यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, उनकी वैल्यू क्या है? बराबर हो जाएगी। तो अगर कोई रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है, स्ट्रेट मोशन, तो वो क्या होता है? वहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाता है। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपका कम ही होगा डिस्टेंस से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यार क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस ओवर अ ब्रिज एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, कि एक 50 मीटर लंबी ट्रेन है, वो इतनी स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। मान लो एक ब्रिज है, आपने देखा होगा कि पुल के ऊपर एक ब्रिज होता है ना, नदी के ऊपर ब्रिज होता है, पुल को तो ब्रिज कहते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ। तो नदी के ऊपर जो पुल होता है, ब्रिज होता है, तो उसको एक ट्रेन है 50 मीटर लंबी जो कि उसको इस स्पीड से क्रॉस कर रही है। इफ़ इट टेक्स 36 सेकेंड टू क्रॉस द ब्रिज, मान लो कि वो ट्रेन क्रॉस कर रही है ब्रिज को, मान लो कि उसको 36 सेकेंड लगते हैं उस पूरे ब्रिज को क्रॉस करने में, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो उस ब्रिज की लेंथ क्या होगी? पहली बात, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, बट फिर मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, ठीक है। पहले आप सॉल्व कर लो। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सॉल्व करो, उसके बाद मेरी सॉल्यूशन देखना। तो देखो कि यहाँ पे ट्रेन क्या है, 50 मीटर लंबी है। अब मान लो कि यहाँ पे एक ब्रिज है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक ब्रिज है, इसके ऊपर से ट्रेन क्रॉस कर रही है,
इसके ऊपर से ट्रेन क्रॉस करेगी। ये ट्रेन कितनी है? 50 मीटर लंबी। अच्छा, जब ये ट्रेन है, ये ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस कब माना जाएगा? मान लो कोई चीज़ है, मान लो आपकी गाड़ी है या फिर आपकी बाइक है, आपका कार है, कुछ भी है, जब वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो क्रॉस कब माना जाएगा? कि जब पूरी जो ट्रेन है वो पूरी क्रॉस कर जाए, मतलब कि उसका जो एंड पॉइंट है, मतलब कि जो पीछे वाला डिब्बा होता है, सबसे पीछे वाला डिब्बा, तो सबसे पीछे वाला डिब्बा है वो भी उसको पूरी तरह से क्रॉस कर जाए। ये नहीं कि आपका जो इंजन होता है वो टच कर जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, नहीं। क्रॉस कब मानेंगे? जब पूरी ट्रेन क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक बात पता चल रही है इससे कि भैया आपका जो 50 मीटर है ये भी आपका क्या होगा? काउंट होगा। तभी तो आपको दे रखा है ना 50 मीटर लंबी ट्रेन है, क्योंकि जब हम लोग लेंथ निकालेंगे ब्रिज की तो उसमें हमें इसको प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो पूरी ट्रेन है वो पूरी ट्रेन भी आपकी क्रॉस करे। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले चीज़ की आपकी जो स्पीड है वो आपको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, आपको उसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो हम लोग को कन्वर्ट करना आता है, अगर आपको नहीं आता तो सिखा देता हूँ मैं। मान लो कि अगर आपकी स्पीड देखिए किलोमीटर पर आवर में है ना, मान लो कि अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको उस वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपको कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उस चीज़ को आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई ये 5/18 कहाँ से है यार? इसी को सॉल्व करके आया है, बिकॉज देखो आपका 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में हमारा 3600 सेकंड होता है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में हमारा 3600 सेकंड होता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका 2 5 जा 10 है ना, और 2 18 जा 36, तो 5/18 हमारे यहाँ से आ गए। तो बार बार हम लोग उसको चेंज कर, इससे बड़ा क्या है कि अगर किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड दे रखी है और उसको मीटर पर सेकंड में करना है तो डायरेक्टली आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप सीधा सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। तो कुछ नहीं करना, देखो हम लोग को पता है कि स्पीड क्या होती है, हम लोग को पता है कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है? एक तरह से लेंथ निकालना है, बेसिकली डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? डिस्टेंस निकालने के लिए मैं स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहेगा? बेसिकली डिस्टेंस हो रहेगा भाई आपका ब्रिज की लेंथ, जो कि यहाँ पे ब्रिज की लेंथ निकालनी है बेसिकली, तो उसको हम लोग एल ले लेते हैं ना। ब्रिज की जो लेंथ है उसको हम लोग एल मान लेते हैं ना। लेट एल बी द लेंथ ऑफ ब्रिज, है ना, कि ब्रिज की लेंथ को हम लोगों ने एल मान लिया। अब आपका जो टोटल लेंथ आएगा वो क्या आएगा? 50 + L। भैया ऐसा क्यों? मैंने बोला कि ब्रिज को क्रॉस कब माना जाएगा? जब वो ट्रेन है 50 मीटर लंबी है वो भी पूरी तरह से क्रॉस कर जाए। तो आपको जो टोटल लेंथ आएगा वो क्या आएगा? ब्रिज की लेंथ प्लस जो ट्रेन की लंबाई है वो आएगा आपका टोटल लेंथ, ठीक है। बराबर में क्या आएगा भाई? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड क्या होगी? स्पीड हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो स्पीड आपकी दे रखी है ये 30 किलोमीटर पर आवर, बट इसको हमें क्या करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। क्या करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए? 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 30 को करूँगा मल्टीप्लाई में 5/18 से, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 25/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 8.3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आराम से आप कर सकते हो ये चीज़ें। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 8.3 मीटर पर सेकंड आएगा। तो हमें स्पीड मिल गया 8.3 मीटर पर सेकंड। इसको यहाँ पुट कर दो। देखो ना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम की दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है हमें 36 सेकंड। तो देखो ना, टाइम तो आपको किस में दे रखा है? सेकंड में दे रखा है। अगर यहाँ पे घंटे में देता या फिर मिनट में देता तो हम लोग उसको चेंज करते हैं, बट यहाँ पे हमें सेकंड में दे रखा है। तो फिर आपको इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो ना, हो गया। बस कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करना है आपको। 50 + L बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपको? इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ आपका वैल्यू आएगा 298 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इसको हम लोग 298 कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ से मुझे L निकालना है। L क्या है भाई? ब्रिज की लेंथ जो हमें निकालनी है। तो L क्या हो जाएगा आपका? 298 - 50 यानी 248। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो आसपास आ रहा है वो आ रहा है 250। तो ऑप्शन नंबर सी है वो है करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया था आप लोग सही हो, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है लेंथ वो क्या आ रही है? लेंथ आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 248 आ रही है। तो इसको हम लोग जो सबसे पास जो हमें सबसे क्लोजेस्ट आंसर है वो आंसर है अपना 250। तो लेंथ हमारी अप्रॉक्सीमेट आ रही है 250 मीटर। तो हमने आंसर निकाल लिया इसका। आई होप आपको मजा आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो यार क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन बिलो हैज। क्या आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है किसी ऑब्जेक्ट का? कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसका आपको वीटी ग्राफ दे रखा है और ग्राफ ये रहा आपके सामने। तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट के पास क्या है।
क्या उसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो आपको ग्राफ देख के बताना है कि भाई उसके पास क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दे रखी है और इस वाली एक्सिस पे आपको टाइम दे रखा है। तो सिंपल देखो दिख रहा है क्या कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसका जो ग्राफ है कहाँ पे देखो लगातार आपका डिक्रीज हो रहा है, आपका स्लोप क्या है, लगातार स्लोप आपका कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर 4 यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। भैया ये क्या होता है, जैसे आपका एक्सेलरेशन होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, वैसे आपका उसका उल्टा एक्सेलरेशन का उल्टा क्या होता है, रिटार्डेशन, है ना। इसको हम लोग कई बार नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन को हम लोग कई बार नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। तो अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम हो रही है लगातार ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है आपका रिटार्डेशन हो रहा होता है। अगर टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। जैसे आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि देखो टाइम बढ़ रहा है ना, यहाँ पे देखो टाइम बढ़ रहा है और जो ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो देखो लगातार कम हो रही है। अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, कुछ होगी, बट अगर बात करूँ मैं टाइम बढ़ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो उसकी वेलोसिटी क्या है, कम हो गई। देखो ना, पहले उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी और इस टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या है, कम हो गई है। तो लगातार वेलोसिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से मतलब क्या है, यहाँ पे आपका रिटार्डेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यार क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि इन द ग्राफ गिवन बिलो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या आपको ग्राफ दे रखा है, या आपको ग्राफ दे रखा है डिस्टेंस बाई टाइम का ग्राफ दे रखा है, इस तरफ डिस्टेंस है इस तरफ टाइम है। तो आपको कौन सी स्टेटमेंट है ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो देखो पहली चीज, ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं, ग्राफ को इसका दे रखा है भाई डिस्टेंस बाई टाइम का ग्राफ दे रखा है, मतलब कि इस तरफ डिस्टेंस है इस तरफ क्या टाइम है। अच्छा ये बताओ कि डिस्टेंस बाई टाइम हमें क्या देता है, डिस्टेंस बाई टाइम हमें क्या देता है, स्पीड देता है भैया। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक क्वेश्चन में। तो स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो जितना स्लोप, मैंने आपको बताया था स्लोप क्या होता है, जितना आपका ये कवर जो आपका ये होता है लाइन, है ना, कितना आपका एंगल पे है, जितना कम होगा मतलब कि स्लोप उतना कम है, मतलब कि उतनी वैल्यू स्पीड की कम है। जितना स्लोप ये ज़्यादा होगा, जितना ये आपको लाइन देखिए, जितना ये ज़्यादा होगा स्लोप, तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। स्लोप क्या होता है बेसिकली, जो आपका ये लाइन होती है बेसिकली ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, जितना कम एंगल, देखो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे ये एंगल होता है ना आपका एंगल, तो जितना कम एंगल मतलब कि उतना कम आपका स्लोप, जितना कम स्लोप मतलब उतनी कम वैल्यू होती है, ठीक है। अभी ज़्यादा समझ नहीं हमें, इतना समझ लो कि जितना आपका ये कम होता है उतनी कम वैल्यू होती है स्पीड की, जितना ज़्यादा होता है स्लोप का वैल्यू उतना स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट से किया अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपकी अलग अलग कार दे रखी है, कार ए बी सी डी, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि कार ए इज़ द फास्टर दैन कार डी, कि कार ए जो है वो डी से फास्टर है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि जितना कम स्लोप होता है उतना कम होती है स्पीड की वैल्यू। तो ए जो स्लोप है, मतलब कि जो ये वाली लाइन है स्लोप ए वाली, वो तो डी से कम है, तो मतलब कि ए क्या होगी, वो तो स्लो होगी ना। तो ये तो ऑप्शन नंबर गलत हो गया, ए तो फास्टर नहीं है, डी क्या है, डी ज़्यादा फास्टर है इससे, बिकॉज डी का स्लोप क्या ज़्यादा है। कार बी इज़ द स्लोएस्ट, कार बी सबसे स्लो है। कार बी कहाँ पे भाई, कार बी आपके यहाँ पे, ठीक है। तो कार पे क्या देखो ना स्लोप क्या है, सबसे कम स्लोप है, देखो ना सबसे नीचे स्लोप है, तो सबसे कम स्लोप है मतलब क्या है, सबसे स्लोएस्ट होगी, सबसे धीमी चलेगी। तो यानी यही आपका क्या है, यही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, जब आंसर पहले मिल गया तो बाकी देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बाकी मैंने तुम्हें ग्राफ पढ़ना सिखा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चिल मार के पढ़ना है, बिल्कुल मजे में करना है, हलवा क्वेश्चन है बहुत ही। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 500 मीटर एंड 1000 मीटर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लो कि 2 ट्रेन है आपकी, एक ट्रेन इस तरफ मूव कर रही है, एक ट्रेन आपके इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो मान लो कि आपकी 2 ट्रेन है, एक ट्रेन है ए वो इस तरफ मूव कर रही है, एक ट्रेन है बी वो इस तरफ मूव कर रही है विद सेम स्पीड। दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। अगर इसकी स्पीड को बोलूँ मैं v, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या बोल रखा है, स्पीड क्या है, सेम है। तो अगर जो ट्रेन ए है वो इस तरफ v स्पीड से इस तरफ आ रही है, तो जो b ट्रेन है वो भी क्या है, v वेलोसिटी से इस तरफ आएगी। ओके, जो ट्रेन है आपस में क्रॉसेस ईच अदर इन 10 सेकेंड, एक दूसरे को 10 सेकेंड में मतलब कि क्रॉस कर रही है, मतलब कि पूरी तरह से एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब कि ट्रेन ए और ट्रेन बी एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं 10 सेकेंड में, ठीक है। टाइम दे रखा है हमें, ओके। फाइंड देयर स्पीड, उनकी अपनी अपनी स्पीड बतानी है। यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। भैया ये क्या होता है, देखो जब दो ऑब्जेक्ट का मोशन हम लोग एक साथ स्टडी करते हैं उस समय हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं।
तो सिंपल ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना, बस इतना सीख लो कि जब दो ऑब्जेक्ट, मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट ए है वेलोसिटी ट्रेन ए, एक बी की पढ़ रहे हैं हम लोग, तो दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। होता क्या भाई, कुछ नहीं होता, दोनों की वेलोसिटी या तो ऐड होंगी या तो दोनों की वेलोसिटी माइनस होगी। अब ये कैसे पता लगा कि ऐड होगी या माइनस होगी, देखो अगर दोनों ऑब्जेक्ट, मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, है ना, अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उस समय उनकी वेलोसिटी को हम लोग ऐड कर देंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी माइनस होगी। बस इतना याद कर लो, ज़्यादा डीप में मत जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या देखो, ऑब्जेक्ट जो ए है ट्रेन वो इस तरफ आ रही है, ऑब्जेक्ट जो बी है ट्रेन बी वो क्या है, इस तरफ आ रही है। देखो ना यहाँ पे लिख रखा है अपोजिट डायरेक्शन, तो यानी इनकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऐड होगी। बस इतना याद कर लो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस सिंपल चीज़ है, यही तो करना है हमें। स्पीड क्या हो जाएगी भाई, स्पीड यहाँ पे आप क्या हो जाएगी, v प्लस वी। भैया ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक तो ट्रेन ए की स्पीड है वेलोसिटी, एक ट्रेन बी की वेलोसिटी है। तो मैंने बोला ना कि अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वेलोसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस क्या होगा भैया, डिस्टेंस क्या बताओ, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा आपका 500 मीटर प्लस 1000 मीटर, तभी तो क्रॉस करेंगे ना आपस में। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका टोटल डिस्टेंस 1500 मीटर, है ना। 500 प्लस 1000 आपका 1500 आ गया। अपॉन में टाइम कितना लगा, टाइम लगा है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड लगा देंगे। v प्लस वी कितना हो गया, v प्लस वी हो गया अपना, v प्लस वी हो गया 2v बराबर कितना लगा आपका, ये 0 से 0 कट गया 150, ठीक है। और v कितना लगा आपका 75 मीटर पर सेकंड, है ना। जब 150 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपका 75 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इन ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 75 मीटर पर सेकंड, इन दोनों की अपनी अपनी स्पीड होगी, मतलब कि ट्रेन ए की भी जो वेलोसिटी स्पीड है वो इतनी होगी, ट्रेन बी की भी स्पीड कितनी होगी, 75 मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि इनमें से कौन सा, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस नहीं है। तो अगर बात करें पहले ऑप्शन की, पहले आप खुद से कर लो, बात करें पहले ऑप्शन की, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, कि जो अर्थ होता है जो वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो क्या होता है आपका, डेफिनेटली इट इज़ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ओके। तो क्योंकि देखो बेसिकली वहाँ पे क्या है, डायरेक्शन चेंज होती है, वहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि जिस स्पीड से वो घूमती है, जो वो होता है मैग्नीट्यूड, वो आपका सेम रहता है ना। तभी तो आपको क्या होता है, हमेशा 365 डेज होते हैं एक साल में। आपका क्या होता है, 365 डेज होते हैं, एक्सेप्ट लीप ईयर, उसको छोड़ दो। आपका नॉर्मल कितना होता है, 365 डेज, और नॉर्मल हमारा क्या होता है, रोज़ हमारा 24 घंटे ही होता है। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि आपकी जो स्पीड है, मतलब जो मैग्नीट्यूड जो आपका वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, बट आपकी वेलोसिटी क्या है वो चेंज हो सकती है। बट यहाँ पे क्या बोले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम लोग को पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है। यहाँ पे आपको सबको पता है कि स्पीड और डायरेक्शन चेंज होती है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होगा कि आपकी तो यार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि कौन सा इनमें से, जो आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की नहीं है, ठीक है। तो पहले आप खुद से सॉल्व कर लो। तो हम लोग अगर करें तो अगर देखें पहला ऑप्शन, तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, कि जो अर्थ होता है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्या वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, यस इट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों भैया, देखो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं एक साल में, ओके, एक्सेप्ट लीप ईयर, उसको छोड़ दो। आपके एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, हमेशा कभी चेंज तो होता नहीं है। ये तो नहीं कि आज 24 आवर्स है, कल हमारे 32 घंटे देंगे, ऐसा तो नहीं, सेम रहता है। तो ये सब क्या शो कर रहा है कि आपकी जो अर्थ की जो वेलोसिटी है, मतलब उसके जो मैग्नीट्यूड है ना, अर्थ की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड का मैग्नीट्यूड, वो क्या है, वो फिक्स है ना। भले आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन आपकी हर पॉइंट पे चेंज होती होगी, मतलब कि जब वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती होगी तो आपकी डायरेक्शन चेंज होती होगी, बट आपका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो फिक्स रहता है। तो यहाँ पे बात उसकी नहीं है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, यहाँ बात किसकी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। हम सबको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसमें आपका
एक कोई भी ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर पाथ में घूमे, है ना। यहाँ पे आपका वेलोसिटी मैटर नहीं करता, वेलोसिटी आपकी चेंज हो सकती है। वेलोसिटी सबको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट है यार, सिंपल चीज़ है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर घूमेगा तो क्या होगा, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो डायरेक्शन चेंज होगी। बट हमें क्या बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है या नहीं। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए अर्थ है। बात करें सेकंड ऑप्शन की, मोशन ऑफ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कि कोई सर्कुलर ट्रैक है उस पर जो आपकी होती है टॉय ट्रेन बेसिकली, तो अगर कोई सर्कुलर ट्रैक है उस पर टॉय ट्रेन क्या होती है, आपकी यूनिफॉर्म, आपकी मतलब कि वो एक उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो फिक्स रहता है ना। बिकॉज मान लो कि आपके देखा होगा आपने यार, बच्चे जो खेलते हैं मतलब कि एक सर्कुलर ट्रैक पे जो गाड़ी होती है टॉय वाली, तो उसमें क्या होता है आपका, वो लगातार उसी सेम स्पीड से वो लगातार उस पर घूमती रहती है ना। तो येस, इट इज़ ऑल्सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात करें ऑप्शन नंबर थर्ड की, मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कि किसी सर्कुलर ट्रैक पे एक रेसिंग कार का मोशन क्या होता है। तो यस, इट इज़ नॉट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भैया क्यों, रीज़न बताओ हमें, रीज़न चाहिए। देखो आपने देखा होगा कि जो आपकी बहुत सी रेसेस होती है, फॉर्मूला 1 रेस, F1 रेस जो होती है, आपने देखा होगा कभी ना कभी तो देखा होगा। तो वहाँ क्या होता है आपकी, वहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होती है, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा फिक्स नहीं रहता है। मान लो कि आप यार मान लो आप ही एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है आपको, आप उस पर चला रहे हो कार, तो क्या आप सेम स्पीड से लगातार चलाओगे, ऐसा तो नहीं है। कभी आपकी स्पीड कम होगी किसी पॉइंट पे आपकी स्पीड कम ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा चेंज होती है, मतलब कि डायरेक्शन तो होती है चेंज, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी चेंज होता है। तो इट इज़ नॉट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमेशा वो सर्कुलर घूमे, कई बार होता है कि हम लोग क्या होता है स्ट्रेट घूमते हैं। कई बार जो कार चल रही होती है वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ में नहीं मूव कर रही होती है, कई बार वो स्ट्रेट जाती है, कई बार फिर वो ऐसे मुड़ जाती है, कई बार फिर घूम के दोबारा आती है। तो यहाँ पे क्या आपका ओवरऑल आपका इट इज़ नॉट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि आपका ओवरऑल ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड यानी आपका करेक्ट आंसर होगा ना, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इज इन नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बात करें ऑप्शन नंबर फोर्थ की, मोशन ऑफ आवर्स एंड ऑन क्लॉक, जो आपकी घड़ी में जो सुई होती है घंटे वाली, जो आपको आवर शो करते हैं कितने घंटे हो चुका है ना, तो वो क्या होता है, वो भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। बिकॉज उसका एक फिक्स होता है मोशन, है ना, कि वो इतने 1 घंटे बाद वो मूव करेगी, फिर अगले घंटे बाद फिर दोबारा मूव करेगी। तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक तो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है ना, वो एक सर्कल में ट्रैवल कर रही है, साथ में जो उसका वेलोसिटी होती है, उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी क्या होता है, फिक्स रहता है कि भाई 1 घंटे बाद ही वो मूव करेगी अगले उस पर। तो ये क्या होता है, ये भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका नहीं होता है, मतलब कि वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, कि कौन से केस में आपका जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होगा। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सिर्फ एक केस में अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है, तभी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, अदरवाइज किसी और केस में कभी इक्वल नहीं होगा। तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कि मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड पे कार मूव करिए तो सिर्फ उसी केस में आपका स्ट्रेट पाथ अगर कोई मोशन हो रहा है, कोई मोशन अगर स्ट्रेट पाथ में हो रहा है, तभी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, अदरवाइज कभी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो देखो ये क्या है कि मूविंग कार इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में कोई कार मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या है, मान लो कि कार ने मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट किया, मान लो एग्जांपल ले लो, कार ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया मोशन और वो पूरा घूम के यहीं पे आ गया, मान लो, है ना, मान लो कि यहाँ पे इसने स्टार्ट किया और फिर घूम के दोबारा वो यहीं पे आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आपका टोटल पाथ होगा पूरा 2πr, है ना, डिस्टेंस आपका क्या होगा 2πr, बिकॉज सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr होती है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका 0। क्यों भैया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, कि जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट किया और जहाँ पे जाके ख़त्म किया उसके बीच का डिस्टेंस। तो स्टार्ट उसने यहीं से किया और घूम के फिर वो यहीं पे आया, तो इनके बीच में डिस्टेंस है ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा, बट डिस्टेंस आपका क्या होगा 2πr होगा, है ना। तो इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वही उसी केस में आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, वीटी ग्राफ होता है, उसके अंडर का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है। तो सिंपल चीज़ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है, याद रख लो, सिंपल चीज़ है। फिर देखो स्लोप क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो कि ग्राफ ऐसे जा रहा है,
है ना। मान लो कि वीटी ग्राफ बना है और ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरफ जा रहा है, तो स्लोप क्या होता है बेसिकली, कितना आपका एंगल बना रहा है ना, एक्स एक्सिस से कितना आपका एंगल बना रहा है लाइन, वो होता है स्लोप। तो स्लोप क्या देता है, स्लोप देता है हमें एक्सेलरेशन, है ना, स्लोप देता है हमें एक्सेलरेशन, कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ऐसे अगर स्लोप ऑफ, मान लो यहाँ पे स्पीड है, स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्लोप क्या देगा हमें देगा एक्सेलरेशन, सिंपल, ठीक है। बट मान लो कि मैं बोलूँ एरिया क्या देगा, तो अगर बात करें वीटी ग्राफ की, मान लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसके अंदर का एरिया क्या होगा, एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है ना। डिस्टेंस से मत कर देना, बहुत से बच्चे डिस्टेंस पे कर देंगे, डिस्टेंस नहीं होगा आंसर। यहाँ पे बकायदा मेंशन है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर यहाँ पे होता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, मान लो क्वेश्चन होता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, तो आप आंसर करते हैं डिस्टेंस, ठीक है। स्लोप तो दोनों केस में वही होगा, एक्सेलरेशन नहीं। ओके, समझ आए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 तो बिल्कुल एकदम हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, विच मीन्स दैट इट्स वैल्यू। तो दे रखा गिवन क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है? क्या इसकी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही होगी हमेशा? क्या इसकी वैल्यू सिर्फ नेगेटिव होगी, या फिर इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी? सिंपल क्वेश्चन है यार। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कंसेप्ट आपका, कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, उनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और वीडियो बनाते बनाते ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। तो आप लोग के सामने जो वीडियो आती है ना, 40 मिनट की या 50 मिनट की जो वीडियो आती है आपके सामने, उसके पीछे कम से कम 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, वो सब वगैरह। तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, ठीक है यार। आप लोग को शेयर करने में कुछ जाता नहीं है, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि अ पर्सन ट्रेवल्स डिस्टेंस पाई आर अलॉन्ग सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, बड़ा अच्छा बन गया सर्कल। तो एक पर्सन है, वो पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अच्छा ये बताओ कि जो सर्कल होता है उसको, ये जो इसके बाहर वाली साइड होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, है ना। तो जब पूरा कोई, मान लो कि कोई पर्सन वो यहाँ से स्टार्ट किया और जब पूरा घूम के वो यहीं पे आता है, तो वो क्या होता है आपका 2 पाई आर। यस और नो? आपका कोई मान लो पर्सन ए पॉइंट पे है ना, तो दोबारा घूम के पूरा सर्कल फिर वो इसी पॉइंट पे आ गया, तो मतलब उसने पूरी सर्कमफेरेंस कवर की है, तो वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर। बट यहाँ क्या बोला उसने कि अ पर्सन ट्रेवल्स डिस्टेंस पाई आर, वो सिर्फ पाई आर ट्रेवल करता है। इसका मतलब क्या, कि वो आधा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बिकॉज पूरा क्या होता है 2 पाई आर, तो पाई आर मतलब क्या रहेगा कि वो आधा डिस्टेंस यानी सेमी सर्कल ट्रेवल करता है वो, यानी वो ए पॉइंट से स्टार्ट करा उसने और वो घूम के इस पॉइंट पे आ गया, है ना। इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूँ। तो आपका ए पॉइंट ये हो गया, वो घूम के आपका इस पॉइंट पे आ गया, पाई आर ट्रेवल किया उसने। ओके, अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। इसका आर हमें देखो, इसका जो रेडियस है सर्कल का हमें आर दे रखा है ना। मान लो कि आपका सेंटर ओ है, इसका रेडियस हमें आर दे रखा है सर्कल का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इज, कि उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट निकालना हमें, कि उसने पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हमें उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो पहले आप उसको आराम से सॉल्व करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आराम से सॉल्व करो और उसके बाद अपना चैट में या फिर कमेंट में जहाँ भी आंसर लिखना है आराम से अपना आंसर लिखना। तो मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिंपल क्वेश्चन है। हमें गिवन क्या है कि जो डिस्टेंस है वो पाई आर ट्रैवल किया उसने, मतलब कि उसने आधा डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब कि ए पॉइंट से अगर चला है मान लो वो, तो वो घूम के वो बी पॉइंट पे है, मतलब कि उसने इतना डिस्टेंस अपना ट्रैवल किया है, ठीक है, उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है भैया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तुम तो ऐसे रट्टा मारते हो ना, हाँ। तो भाई इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो, कौन सी है बताओ, ये सीधी लाइन। यस और नो? हमेशा याद रखना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है, जो स्ट्रेट लाइन खींचूं मैं, है ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूं, वही क्या होती है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे मुझे ये निकालना है ए बी। अच्छा बताओ ए बी कितना हो जाएगा, बताओ ए बी क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या ए बी डायमीटर नहीं है सर्कल का? हाँ भैया कुछ दिख तो रहा है, डायमीटर ही तो है सर्कल का।
बिकॉज क्या होता है, ए बी आपका एक डायमीटर है, ठीक है। गिवन क्या हमें, इसका रेडियस आर दे रखा है, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस के डबल। डायमीटर क्या होता है, व्हाट इज डायमीटर, रेडियस के डबल। तो अगर रेडियस आर है तो रेडियस के डबल क्या हो जाएगा, 2r। तो इसका आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2r इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक न्यूमेरिकल है और आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। तो ये मत सोचना कि आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, नहीं, आपके न्यूमेरिकल भी आपके एमसीक्यू में पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में शायद ये डायरेक्टली आ भी सकता है, मतलब चांसेस है कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली उठ के आ जाएगा क्वेश्चन। तो पहले इसको आराम से पढ़ो, ठीक है, और वीडियो पॉज करके पहले खुद से इसका सॉल्यूशन निकालने की ट्राई करो, ठीक है। ये मत सोचना कि भैया आप तो करवा ही दोगे, यार मैं तो करवाऊंगा, बट आपका काम क्या है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, और उसको पहले खुद से सॉल्व करो। टाइम दो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, उसका अगर नहीं होता है तब जाके मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रक ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इज स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक है, वो चल रहा था कितने स्पीड से, वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, बट उसकी जो स्पीड है वो कम होगी, कितनी होगी, 36 किलोमीटर पर आवर होगी। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ओके। मतलब कि एक ट्रक चल रहा था इतनी स्पीड से और 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड वो इतनी होगी, मतलब कम हो गई बेसिकली। फाइंड द रिटार्डेशन, यू हैव टू फाइंड द रिटार्डेशन। यहाँ पे रिटार्डेशन तो हो रहा है, क्यों, बिकॉज आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही। अगर मान लो कि आपकी वेलोसिटी बढ़ती तो आपका एक्सेलरेशन हो रहा होता, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। 54 से आपकी वेलोसिटी 36 पे आ गई, मतलब कि कम हो रही है, मतलब कि आपका यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। तो आपको हमें निकालना है बेसिकली। देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, जब आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हो ना, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस थोड़ा साइन चेंज हो जाएगा। रिटार्डेशन में आपका माइनस का साइन आता है बस, और कुछ नहीं है, बाकी चीज़ सेम है, ठीक है। ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो करनी है, हमें इसको चेंज करना है, इसके यूनिट को। अभी दे रखा है ये किलोमीटर पर आवर में, दोनों की स्पीड, हमें इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ की जो स्पीड दे रखी है ना, u, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है भाई, इतनी वेलोसिटी इनिशियल, यस और नो, ठीक है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। हमारी जो v है फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, ओके। इसको चेंज करो, चेंज कैसे करते हैं भाई, मैंने आपको बताया था कि इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसको भी आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आपका आएगा 15 मीटर पर सेकंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना आराम से। तो हमें u मिल गया 15 मीटर पर सेकंड, हमें v मिल गया 10 मीटर पर सेकंड। अब सिंपल फॉर्मूला रख दो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भाई एक्सेलरेशन का, भाई आपको फॉर्मूला सेम रखना है ना। फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो v कितना भाई 36 किलोमीटर, है ना, माइनस यू की, सॉरी 36 नहीं रखेंगे, 10 रखेंगे, क्योंकि आप ये हो गए ना। v कितना अपना 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी u 15 मीटर पर सेकंड, अपॉन में टाइम कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, ओके। अगर इसको माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का आएगा 5 अपॉन 10, है ना, -5 अपॉन 10 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पाएगा अपना माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट कर लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 इट इज ऑल्सो अ न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई ट्रेन है, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 10 आवर्स टू कवर डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, ठीक है। कह रहे कि ये 10 घंटे लेती है, 500 किलोमीटर को कवर करने के लिए ये 10 घंटे लेती है। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड, कि इसका जो एवरेज स्पीड है जो हम निकालेंगे और जो उसकी मैक्सिमम स्पीड ये दे रखी है, इनका हमें रेशियो निकालना है। तो मैक्सिमम स्पीड तो गिवन है हमें क्या 90 किलोमीटर पर आवर, हमें क्या निकालनी है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम स्पीड गिवन, मैक्स स्पीड हमें दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। देखो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें देखो यूनिट को चेंज नहीं करना, बिकॉज हमें टाइम भी आवर में दे रखा है, ठीक है। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। भैया एवरेज स्पीड क्या होती है, कुछ नहीं होता, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही होती है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है,
500 किलोमीटर है ना, तो आपका क्या रहेगा, इस तरफ चलता हूँ ना, मैं थोड़ा लेफ्टी हूँ तो मेरे को इस तरफ से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लगेगा भाई, टाइम लग रहा है अपना 10 घंटे। ओके, तो 500 अपॉन 10, जब इसको काटेंगे 0 से 0 कट गया, तो आपका जो एवरेज स्पीड है वो कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर है ना। आपकी जो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। हमें इनका रेशो निकालना है, बट ध्यान देना क्वेश्चन में तुम बहुत बड़ी गलती कर दोगे। यहाँ पे इसने क्या बोला, आपको निकालना है एवरेज स्पीड टू मैक्स स्पीड का रेशो। कई बार बच्चे उल्टा कर देते हैं, वो मैक्स से एवरेज से निकाल देते हैं। नहीं, आपको जो दे रखा है पहले, आपको पहले उसका वैल्यू रखना है। तो पहले आपको रखना है किसका, एवरेज स्पीड का वैल्यू। एवरेज कितना है भाई, एवरेज आया 50, तो 50 मैक्स कितना है भाई, मैक्सिमम स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 50:90 है ना। अगर मैं 0 से 0 काट दूँ तो आ जाएगा आपका 5:9 रेशो। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 5:9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए और आपको फॉर्मूला में वैल्यू अप्लाई करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हिल फॉल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द स्पीड आफ्टर 5 सेकंड इट वाज ड्रॉप्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है कोई, है ना, उसको मैंने किसी क्लिफ से, किसी ऊंचाई से मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, किसी पहाड़ी से मैंने ड्रॉप किया, है ना, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि नॉर्मल अपनी जो जी होती है वैल्यू ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके इन्फ्लुएंस में वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो आपको गिवन क्या है, पहले देखो क्वेश्चन का क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। कोई भी तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको सिंपल एक तरह सॉल्व करो कि जो पहले आपको दे रखा गिवन, पहले उसको उतार लो, ठीक है। गिवन क्या है भाई, एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम दे रखा है 5 सेकंड, टी बराबर 5 सेकंड, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड स्पीड, हमें निकालनी है स्पीड, हमें निकालनी है v, ठीक है। एक और चीज़ क्या, जब वो ड्रॉप हुआ होगा मतलब ऊपर से, तो उस टाइम उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0, क्योंकि उस टाइम मैंने कुछ वेलोसिटी दी थोड़ी ना थी। मैंने क्या किया, जैसे मान लो कि ये है, जैसे मान लो ये मार्कर है ना, तो मान लो उसको मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ ऐसे, है ना, वो खुल गया पूरा, तो मान लो उसको मैं ऐसे ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ क्या है, मैंने कुछ वेलोसिटी थोड़ा ना दी, मैंने उसको कुछ वेलोसिटी थोड़ी ना दी, मैंने बस छोड़ दिया ऐसे ऊपर से, है ना, मैंने ऐसे ऊपर से छोड़ दिया, ये तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, जो u होगा वो क्या होगा, u बराबर 0 होगा, ठीक है। सिंपल, आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या है भैया, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंपल चीज़, इतना तो याद होगा आप लोग को। इसमें अप्लाई कर दो, आपका v निकल आएगा। तो v क्या हो जाएगा भाई, u कितना भाई, u कितना 0, तो v इज इक्वल टू यू 0 आ गया, प्लस a कितना है, a दे रखा है 10 मल्टीप्लाई t कितना दे रखा है 5, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये तो पूरा 10 5 जा 50, तो v कितना रहेगा 50 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मजा आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को मैंने ऊपर भेजा, है ना, एक बॉल को मैंने ऐसे ऊपर भेजा, ओके, एंड इट गोज टू हाइट 100 मीटर। मतलब कि एक बॉल है मेरे पास, है ना, उसको मैंने ऊपर भेजा और वो 100 मीटर तक गई, है ना, वो 100 मीटर तक गई ऊपर, ठीक है, एंड कम्स डाउन, और फिर वापस भी आ गई, है ना, पहले वो 100 मीटर ऊपर गई, फिर वापस वो नीचे आ गई, जहाँ से मैंने फेंका था फिर वापस वहीं पे नीचे आ गई। फिर दो क्वेश्चन है, व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एंड व्हाट इज नेट डिस्टेंस, उसका टोटल डिस्टेंस कितना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये उसी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको उसी ऑर्डर में भरना है कि पहले वाली रो है वो किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की, और जो सेकंड वाली रो है वो किसकी है, डिस्टेंस की। तो आपको उसी ऑर्डर में आपको ऑप्शन चूज करना है अपना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर बात करूँ मैं इसका इनिशियल पॉइंट क्या था, ये बात करते हैं ना, इसको मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट, है ना, और फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट भी ये है आपका, क्योंकि ये दोबारा घूम के वो यहीं पे आया ना नीचे, मैंने ऊपर फेंका 100 मीटर ऊपर गई, फिर 100 मीटर वो ऊपर नीचे भी आई, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि देखो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी क्या है, यही है। तो इनिशियल तो क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो 0 कहाँ दे रखा है भाई, 0 आपके दो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में 0 दे रखा है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो ये हैं ये तो गलत हो गए वैसे ही, ठीक है। निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रेवल, जो भी आपका टोटल पाथ ट्रेवल हुआ है मोशन में वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है।
तो पहले वो 100 मीटर ऊपर गया, ठीक है, एक तो वो हो गया, फिर 100 मीटर ऊपर से नीचे भी तो आया, तो टोटल 5 कितना ट्रैवल किया उसने, 200 मीटर है ना। 100 ऊपर गया प्लस 100 नीचे आया, तो कितना हो गया टोटल हो गया उसका 200 मीटर। तो आंसर डिस्टेंस क्या आएगा टोटल 200 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 16 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर लंबी है, ठीक है, वो एक इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, ट्रेन की हमें वेलोसिटी दे रखी है कि ट्रेन इतनी स्पीड से मूव कर रही है, 100 मीटर लंबी ट्रेन। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द ब्रिज, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द ब्रिज विच इज 2 मीटर लॉन्ग। तो आपका एक ब्रिज है 2 किलोमीटर लंबा है ना, आपका एक ब्रिज है 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लंबा आपका एक ब्रिज है, ठीक है, और एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी, ठीक है, एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी और ब्रिज कितना 2 किलोमीटर लंबा। तो क्रॉस कब करेगी, जब यह ट्रेन का आखिरी डिब्बा भी इस ब्रिज को पूरी तरह से क्रॉस कर जाए, तभी तो क्रॉस मान जाएगा, ठीक है। तो टोटल अगर डिस्टेंस देखो मैं, तो वो कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा अब यहाँ पे, टोटल लेंथ या डिस्टेंस जो भी बोल दो, वो कितना आएगा 2 किलोमीटर प्लस 100 मीटर। 2 किलोमीटर मतलब क्या आ गया, 2 किलोमीटर मतलब क्या हो गया 2000 मीटर प्लस 100 मीटर, यानी टोटल आ जाएगा आपका 2100 मीटर, 2100 मीटर आएगा आपका टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस। यहाँ हमें दे रखी है वेलोसिटी, ठीक है, हमें दे रखी है वेलोसिटी, वी दे रखा है हमें 72 किलोमीटर, बट हमें क्या करना है, इसको हमें करना है मीटर पर सेकंड में चेंज, और कैसे करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 72 को हम लोग करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डायग्राम का देखो 9 8 72, 9 2 18, 2 4 8 और 5 4 20 आ गया। तो वी आपका आ गया 20 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस आ गया, हमें टाइम निकालना है, सिंपल चीज़ है। स्पीड क्या होता है बताओ, आपका स्पीड क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम निकल जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम को क्या इधर भेजूँ मैं, टाइम क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम क्या रहेगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस दे रखा है 2100 मीटर, है ना, डिस्टेंस दे रखा है आपका 2100 मीटर, ओके, और टाइम दे रखा है अपना, स्पीड दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकंड, है ना। डिस्टेंस दे रखा है 2100 मीटर और टाइम स्पीड दे रखी है 20 मीटर, तो 0 से 0 कट गया, 210 210 अपन 2 कितना रहेगा 105, है ना, कर लो कितना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी 105 सेकंड लगेंगे उसे ब्रिज को पूरी तरह से क्रॉस करने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, एक पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, और जिसे डायमीटर दे रखा है 20 मीटर। तो मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये तो अंडा बन गया, ओके, हाँ, तो एक सर्कल है भाई, ठीक है, जिसका डायमीटर दे रखा है हमें 20 मीटर। डायमीटर 20 मीटर है, तो मतलब रेडियस कितना होगा, आधा होता है, तो रेडियस कितना रहेगा 10 मीटर हो जाएगा, तो रेडियस होगा अपना 10 मीटर, ठीक है, रेडियस होगा अपना 10 मीटर, ओके। व्हाट इज इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 राउंड, 2 राउंड के बाद इसकी डिस्टेंस कितना होगा उस पार्टिकल का और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मान लो कि एक पार्टिकल है वो इस पॉइंट से ए पॉइंट से मूव कर रहा है, ठीक है, और वो पूरा घूम के आता है ऐसे, है ना, ए पॉइंट से मूव कर रहा है, फिर ऐसे घूम के आता है वो पूरा, ये इसी में फिर दोबारा घूमता है वो, बिकॉज 2 राउंड है ना, ओके। अच्छा ये बताओ जो पूरा घूमता है इस सर्कल के मान लो चारों तरफ जो घूमता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस क्या होता है आपका 2πr, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, बट इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। भैया क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, बिकॉज यहाँ बोला है 2 राउंड, कि 2 राउंड घूमने के बाद उसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो जो सर्कमफेरेंस होता है 2πr, उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस और निकल आएगा, ओके। तो डिस्टेंस क्या रहेगा अपना, रखो यहाँ पे वैल्यू 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, कितना है अपना आर है 10 मीटर इंटू 2 करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 है ना, तो कितना आएगा आपका ये 10 20 और 40, तो 40 पाई अपना क्या आ जाएगा डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है अपना 40 पाई। अच्छा एक और चीज़ क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि इसकी डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो पहला जो ऑप्शन है पहली रो वो क्या आपकी डिस्टेंस वाली दे रखी है, तो बताओ डिस्टेंस में 40 पाई कहाँ पे दे रखा है, इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी पे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग वैसे करना अपने एग्जाम में कि अगर आपको कोई ऐसा आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया
तो अगर आपने डिस्टेंस निकाल लिया और पहली रो में डिस्टेंस आपका सेम आ गया तो बाकी दूसरे निकालने का कोई जरूरत नहीं है ना। और वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और घूम के फाइनल पॉइंट भी यही पे है, तो डिस्टेंस कुछ होगा नहीं, शॉर्टर डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 आएगा वैसे भी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो यार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रखा है। देखिए आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएगा ये क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में बहुत बार आ सकता है और इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आसान है वैसे, क्वेश्चन डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉडी है उसको मैंने ऊपर भेजा ऐसे, ठीक है, एक बॉडी को मैंने ऊपर भेजा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो बॉडी नीचे नहीं आई है, हमें सिर्फ एक तरफ का मोशन को स्टडी करना है, तो इस बात का याद रखना, ठीक है। एक बॉडी को हमने ऊपर भेजा वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी u, उसको कुछ वेलोसिटी दी, ठीक है, u वेलोसिटी, जिसके हमने उसको ऊपर भेजा, ठीक है। द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज, कि जो मैक्सिमम हाइट जाएगी, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट बॉल है, उसको मैंने u वेलोसिटी से ऊपर भेजा, तो एक पॉइंट से आएगा ना कि जो मैक्सिमम हाइट टच करेगी वो, उसके बाद उस हाइट को पहुंचने के बाद वो नीचे आती है बॉल। तो हमें नीचे आने वाला वो मतलब मोशन नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एक तरफ का मोशन पढ़ना है। तो मान लो मैंने उसको भेजा और मान लो यहाँ पे आके उसकी मैक्सिमम हाइट होगी h, हमें ये मैक्सिमम हाइट ही निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, हमें u दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u, ठीक है, और कुछ दिया नहीं है, देखिए ओके। एक और चीज़ कि जब हम उस बॉडी को, जो भी ऑब्जेक्ट है, जब उसको ऊपर भेजेंगे तो उस टाइम एक एक्सेलरेशन काम करेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं जी। ऑब्वियस बात है, जब बॉडी को ऊपर भेजते हो या फिर बॉडी नीचे आती है तो उस टाइम क्या एक्ट करता है, जी, है ना, छोटा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक बार बताओ कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजेंगे तो जी होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस होगा या नेगेटिव होगा, है ना। वैल्यू क्या होगा वो अभी नहीं लेना हमें, ऑब्वियस बात है वो 9.80 होगा, बट हमें वो नहीं लेना अभी। ये बताओ कि वैल्यू पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। वैल्यू नेगेटिव आएगा, क्यों? जी कहाँ पे एक्ट करता है, जो ये ग्रेविटी है वो कहाँ एक्ट करती है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, अच्छा आप लोग को नहीं पढ़ाया, मैंने अलग अलग पढ़ाया था। तो जो चैप्टर आपका ग्रेविटेशन है, ठीक है, आप पढ़ोगे उसमें जो ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। मान लो आपका ये अर्थ है, ठीक है, और मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा जो ग्रेविटी हमेशा वो अर्थ के सेंटर में काम करती है। मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये नहीं ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगी, ये हमेशा कंसेप्ट भूल जाना। ये बहुत बच्चों का कंसेप्ट होता है कि ग्रेविटी हमेशा नीचे काम करती है, नहीं, ग्रेविटी नीचे काम नहीं करती है, ग्रेविटी हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ काम करती है, ठीक है, कंसेप्ट याद रख लो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे तो ग्रेविटी नीचे काम नहीं करेगी, कहाँ काम करेगी, यहाँ पे। तो ग्रेविटी हमेशा अर्थ के सेंटर में काम करती है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या होता है कि जहाँ से हम लोग जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे प्लेस है मेरा, है ना, तो अगर मैं यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजूंगा तो अगर वो नीचे आएगा तो ग्रेविटी कहाँ काम करेगी, नीचे काम करेगी, बिकॉज अभी क्या है, अर्थ के सेंटर नीचे होगा, ऊपर तो आसमान ऊपर तो होगा, नीचे ही होगा अर्थ के सेंटर, ओके। तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी पॉजिटिव होती है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी के अबव जा रहा है ना, ग्रेविटी के मतलब अपोजिट जा रहा है, वो ग्रेविटी नीचे काम करती है, ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर भेज रहे हैं, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। बस मैं इतना आपको समझाना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा, आपका जी होगा माइनस का, ठीक है। एक्सेलरेशन कौन सा होगा, जी होगा माइनस का, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू दे रखी है। आपकी एक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, है ना, आपकी थर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे क्या आपका जो v है वो क्या होगा, बताओ, जो v होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, जीरो तो होगा ना यहाँ पे, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग एक तरफ का मोशन कंसिडर कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर भेजा तो ऊपर आके वो रुक जाएगा ना मैक्सिमम हाइट पे, उसके बाद वो नीचे आएगा। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी होगी फाइनल, वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो वही हमें लेना है कंसिडर। तो v क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा, तो आपका जीरो हो गया, माइनस यू स्क्वायर बराबर 2, ए कितना भाई, ए है अपना माइनस का जी इंटू एस, ठीक है। एस को हम लोग एच बोल लेते हैं ना, मैक्सिमम हाइट, एस को हम लोग एच बोल लेते हैं, है ना, ओके। यहाँ से क्या देगा, देखो अगर यहाँ से देखो मैं क्या देगा, यहाँ से आपका अगर मैं कुछ इक्वेशन सॉल्व करूँ तो यहाँ से आपका क्या देगा कि अपने को एच निकालना है, तो एच क्या हो जाएगा अपना, एच हो जाएगा अपना माइनस का यू स्क्वायर अपॉन माइनस का 2g, ठीक है, माइनस का 2g नीचे आ जाएगा, एच निकालना है अपने को, माइनस से माइनस कट गया, आंसर क्या जाएगा आपका, एच रहेगा आपका यू स्क्वायर बाई 2g, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक और चीज़ कि इतना आपको सब याद रखना नहीं है, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा
तो आपको सीधा याद रखना है कि जब मैक्सिमम हाइट जो होती है ना, सिंपल याद रखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मैक्सिमम हाइट टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजा, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो क्या होती है, हमेशा u²/2g होती है। अब इसी में मान लो मुझे कोई न्यूमेरिकल लेता तो मैं क्या करता, मैं ये सब इतना निकालता नहीं, मुझे फॉर्मूला पता है क्या कि मैक्सिमम हाइट बराबर u²/2g होता है। तो फिर मैं डायरेक्टली जो वैल्यू होते हैं, मान लो कि u की वैल्यू कुछ देता हूँ तो मैं सीधा यहाँ पे रख के सॉल्व करता उसको, ठीक है। इतना तुम्हें डेरिवेशन नहीं करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने 5 क्वेश्चन लिए असर्शन रीजन बेस्ड के, जिसमें आपको मजा आएगा करने में, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको समझना होता है कि किस तरह से करता है क्वेश्चन को। कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं, ठीक है। तो देखो आपको होता क्या है, बेसिकली आपको 2 स्टेटमेंट मिलती है क्वेश्चन में, एक को बोलते हैं असर्शन, एक को बोलते हैं रीजन। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ मैं। तो आपको देखो एक असर्शन मिलेगा, एक स्टेटमेंट, और आपको एक मिलेगा रीजन। तो बेसिकली असर्शन क्या होता है, आपका एक स्टेटमेंट देंगे और उसको आपका एक रीजन देते हैं। जैसे आपको दिखाता हूँ कि क्या दे रखा है कि असर्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन मे बी 0 बट डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0, ओके। क्या कह रहा है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है किसी मोशन का वो 0 हो सकता है, बट जो डिस्टेंस है वो 0 नहीं होता। तो आपको एक स्टेटमेंट दे दी है एक, अब देखो आपको एक और स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, रीजन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड मे नॉट ऑलवेज इक्वल। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, देखो कंफ्यूज नहीं होना, आपको दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। आपको सोचना है कि असर्शन अलग है, रीजन अलग है, ठीक है, बाद में आपको उनको देखना है। तो आपने दो स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने कि भाई असर्शन क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मोशन 0 हो सकता है बट डिस्टेंस 0 नहीं सकता, ठीक है, क्या तो सही रहा ये। रीजन क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड मे नॉट ऑलवेज इक्वल, ये भी क्या तो सही रहा है। देखो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, आई होप का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर मैं एडिटिंग के टाइम पे लिखा दूंगा, ओके। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपको ये 4 ऑप्शन है, ये हमेशा फिक्स रहते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा ना असर्शन रीजन का, तो आपके जो 4 ऑप्शन है ये हमेशा ऐसे रहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या होता है कि भाई बोथ असर्शन रीजन, मतलब कि जो असर्शन है स्टेटमेंट और जो रीजन है वो दोनों सही है स्टेटमेंट, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, मतलब कि जो रीजन दिया है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको ऑप्शन ए टिक करना है। ऑप्शन बी क्या होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, है ना, मैंने वैसे लिख दिया, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, कि असर्शन रीजन स्टेटमेंट सही तो है अपनी जगह, बट जो रीजन है वो उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, मतलब सही तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर 3, असर्शन इज ट्रू, मतलब असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको ऑप्शन नंबर सी करना है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, मतलब कि अगर असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है तो आपको ऑप्शन नंबर डी करना है, ठीक। तो आपका ये ऑप्शन है। अब आपको देखना पड़ता है कि क्या आपका ऑप्शन सही आ रहा है। तो अगर बात करें मैं इस क्वेश्चन की, तो रीजन क्या, असर्शन क्या देखा था, दोबारा पढ़ते हैं। असर्शन ने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन मे बी 0 बट डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0, कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसी मोशन का वो 0 हो सकता है बट डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता। तो असर्शन ठीक है, ठीक है, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो तो बिल्कुल नहीं होगा कि असर्शन गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा असर्शन क्या है वो ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड में नॉट ऑलवेज इक्वल, कि डिस्टेंस और कवर्ड, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो। तो ये भी सही कह रहा है, मतलब कब इक्वल कब होता है, जब स्ट्रेट मोशन होता है तभी इक्वल होता है, बाकी कभी इक्वल होता नहीं है। तो रीजन भी ट्रू है, बट क्या रीजन इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मोशन का 0 होता है, हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये भी सही है स्टेटमेंट ये भी सही है, बट जो ये है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा सही तरह से। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा कि भाई असर्शन भी ट्रू है स्टेटमेंट, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, की जो रीजन है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया ढंग से, है ना। जैसे मान लो कि देखो यहाँ पे क्या है, ये भी ट्रू है स्टेटमेंट, बट ये अलग ही कह रहा है ना कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड में नॉट ऑलवेज इक्वल, मतलब बात तो सही है बट जो असर्शन दिया है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इसने, समझ आ रहा है मेरी बात को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा कि दोनों ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो अभी 2-3 क्वेश्चन और करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि असर्शन दे रखा आपको पहले, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड देयर प्लैनेट्स इज कंसिडर्ड एज एक्सीलरेटेड मोशन। तो रीजन असर्शन कह रहा है कि भाई जो सैटेलाइट होती है बेसिकली, है ना, जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है, जैसे
मून इज़ ऑल्सो अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो वो चारों तरफ घूमती प्लैनेट के, तो वो उनको एज अ एक्सीलरेटेड मोशन कंसिडर किया जाता है, जो कि सही बात है। वो कि क्योंकि देखो बेसिकली जो वो होती है वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है ना। जो प्लैनेट सैटेलाइट्स होती है बेसिकली वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। और सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है ना। सर्कुलर मोशन इज अ एक्सीलरेटेड मोशन, हम लोग को पता है, बिकॉज उसमें डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी की। ओके अच्छा, रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है कि ड्यूरिंग देयर मोशन द स्पीड रिमेन्स सेम बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली। भाई ये भी तो सही बात कर रहा है जो मैंने बोली, तो वही तो कह रहा है कि उनके मोशन में क्या होता है, स्पीड तो सेम होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो सेम रहता है, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है ना। जैसे मान लो कि सर्कुलर मोशन है, मान लो कि चीज़ सर्कुलर में घूम रही है, तो मान लो उसकी स्पीड सेम है मैग्नीट्यूड, बट जो उसका डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होता है। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो उसको किधर जाना है, उसको ऊपर जाना है घूम के, तो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, है ना, ऐसे जाएगा घूम के। मान लो वो इस पॉइंट पे आ गया, तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। देखो डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले वो इस तरफ आया था, फिर वो ऐसे आया, फिर जब वो इधर आएगा तो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होता है तो फिर मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब वो एक एक्सीलरेशन मोशन है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके क्या है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और जो रीज़न है वो उसका एक्सप्लेनेशन भी सही दिया है, मतलब कि जो रीज़न है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा कि बोथ अदर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर्शन। ओके, तो इस तरह से करते हैं क्वेश्चन अदर्शन क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भाई अदर्शन दे रहा है कि आपको कि अ बॉय राइडिंग ऑन अ बाइसाइकिल, अ बॉय राइडिंग ऑन अ बाइसाइकिल इन अ क्राउडेड स्ट्रीट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कह रहे कि एक लड़का है जो कि बाइसाइकिल चला रहा है और एक भीड़ वाली जगह में, है ना, मान लो एक गली है जो बहुत सी भीड़ भाड़ वाली है, उसमें वो साइकिल चला रहा है। तो ऑब्वियसली बात तो वो क्या होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि उसमें लगातार चला तो पाएगा नहीं वो, कभी उसको ब्रेक लगानी पड़ेगी, कभी उसकी स्पीड तेज होगी, कभी धीमे करेगा वो, है ना। तो ये बात तो सही है कि अदर्शन क्या कह रहा है वो सही है कि वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब देखते हैं कि रीज़न क्या कह रहा है। रीज़न कह रहा है कि द बॉय कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। हालांकि नशे चल रहे हैं इसके, तो है ना। रीज़न कह रहा है कि जो बॉय है वो इक्वल डिस्टेंस करता है इक्वल टाइम में कवर। ये किसकी डेफिनेशन है, यूनिफॉर्म मोशन की, है ना, कि अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है दैट इज़ योर यूनिफॉर्म मोशन। और अदर्शन क्या कह रहा था कि एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी कि अदर्शन ट्रू है, अदर्शन तो सही है, बट रीज़न क्या है, फॉल्स है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस केस में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भाई आपको अजर्शन दे रखा है कि अ टाइगर कैन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक टाइगर है, वो रेस्ट से वो एक्सेलरेट कर सकता है इतने एक्सेलरेशन से, मतलब कि जो मतलब मान लो एक टाइगर रेस्ट पे है और अपने लगातार वो मोशन में आ सकता है इस एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, वो लगातार अपने रेस्ट से तुरंत ही वो मोशन में आ सकता है इतने एक्सेलरेशन से। रीजन क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट इन 10 सेकेंड इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि जो वेलोसिटी वो गेन करेगा वो 10 सेकेंड में 40 मीटर गेन करेगा। तो एक तरह से देखो तुम लोग, तो रीज़न क्या है, सही है। क्यों, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है भाई, 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 4, और एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक तरह से क्या है, रीज़न क्या है, सही भी है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि रीज़न क्या है, रीज़न अजर्शन रीज़न ट्रू है और जो रीज़न है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज उसने उसको न्यूमेरिकल में करके दिखा दिया। ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आज के क्वेश्चन नंबर 24 पे। उसके बाद इस सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। तो अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भाई वेलोसिटी, अजर्शन कह रहा है कि वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कह रहा है कि जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ही होती है, बट उसमें एक डायरेक्शन हम लोग ऐड कर देते हैं। सही बात है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ही होती है, बस उसमें एक डायरेक्शन लग जाती है, ठीक है। रीजन, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज स्पीड, कि भाई वेलोसिटी की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट वो सेम की जो यूनिट होती है वो मतलब जैसे कि कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वो स्पीड की तरह सेम ही होती है। स्पीड की क्या होती है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी भी क्या होती है मीटर पर सेकंड ही होती है। तो ये भी सही है, बट क्या रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि जो आपको दिया है स्टेटमेंट, क्या रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं।
देखो दोबारा पढ़ो, कह रहा है कि वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि वेलोसिटी क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ही होती है एक गिवन डायरेक्शन में, ठीक है, ये तो हो गया। रीज़न क्या है, उससे अलग है। रीज़न अपने आप में ट्रू है, बट उसके आसपास कोई रिलेशन नहीं है ना। जैसे मान लो वो ये वही बात होगी, जैसे मान लो कह रहे हैं कि 4 + 4 = 8, है ना, और रीज़न कह रहा है कि 2 + 2 = 4। तो अजर्शन ठीक है अपनी जगह, 4 + 4 8 होता है, रीज़न भी ठीक है, 2 + 2 4 होता है, बट ये आपका इसका रीज़न दे रहा है ना, इसका आपको रीज़न नहीं दे रहा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए अजर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट जो रीज़न है उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा उसका, कि भाई वो क्यों होता है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होगा कि अजर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। ओके, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं, समाप्त होते हैं, द एंड होते हैं। यार देखो, इस सेशन को शूट करने में मेरे को ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे लग गए, ठीक है, लिटरली बोल रहा हूँ, सच में 4 से 5 घंटे मेरे चले गए इस सेशन को शूट करने में। अभी तक मैंने वीडियो में कहीं नहीं बोला कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लास्ट में बोल रहा हूँ क्यों, कि आप लोग ने पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। अब आप लोग का जो आपको लेना था वैल्यू, आपको सारी वैल्यू दे चुका हूँ। अब आपसे बस थोड़ा सा मांग रहा हूँ कि आप अपने सिर्फ एक दोस्तों को शेयर करते हो, मतलब कि हर कोई, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हर कोई सिर्फ अपने एक दोस्त को शेयर करता है, तो सोचो यार कितने सारे लोग इकट्ठा हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बिकॉज मेरा मोटिव ये है कि मैं जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकता हूँ उतने ज़्यादा लोगों की मैं हेल्प करूँ, ठीक है। यहाँ मेरा कमाना लाइक पैसे कमाना मेरा मोटिव नहीं है। अगर मैं पैसे कमाना आता है यहाँ पे, तो सिर्फ मैं स्ट्रेटजी या फिर सिर्फ मैं गाइडेंस, सिर्फ उसके नाम पे मैं वीडियो बना के आराम से पैसे कमा सकता था। बट इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़, इतना बड़ा बड़ा टाइम इन्वेस्ट कर रख के यहाँ मेरा मोटिव एक बहुत बड़े लेवल का है। तो आप लोग से इतना कहूँगा कि यार जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक करना, और अगर पहले बार देख रहे हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर गाइस।